हाँ मैं मारती हूँ जंक लेते हैं और दिस इज द एपिसोड 14 ऑफ आवर कोड टू सीरीज जिसमें कि हम टारगेट कर रहे हैं 100 आउट ऑफ 100 इन आवर कंप्यूटर साइंस क्लास 12। ठीक है, इस वीडियो हम DBMS कर रहे होंगे पूरा का पूरा। ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, बहुत बेसिक है और ये बेसिकली फाउंडेशन सेट करता है तुम्हारे SQL के लिए। जो मेन SQL कर रहे होगे उसके लिए ये फाउंडेशन सेट करता है, तो इतना टफ चैप्टर नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। वहीं प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, ठीक है, और कुछ कुछ हम कमांड्स यहाँ पे देख रहे होंगे, कुछ कुछ SQL की चीज़ें हम थोड़ी बहुत सीख रहे होंगे कि कैसे क्वेरीज लिखी जाती हैं। ठीक है, नाउ ये जो नोट्स हैं, अगर तुम्हें नोट्स को परचेस करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, वहाँ से तुम इनको परचेस कर सकते हो, डायरेक्टली फ़ोन में तुम्हारे डाउनलोड हो जाएंगे एज अ PDF, राइट। सो डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड रिलेशनल डेटा मॉडल, दिस इज़ आवर DBMS का चैप्टर और ये पूरा का पूरा तुम्हारा चैप्टर कवर हो रहा है यहाँ पे इतने से में, बस दैट्स इट। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 15 में हम कर रहे होंगे SQL। फिलहाल अभी हम कर रहे हैं DBMS। तो देखो DBMS होता क्या है? DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि देखो स्टार्टिंग से बात करते हैं। शुरुआत में क्या हो रहा था कि जब हमें डेटा को मैनेज करना होता था तो हम फाइल सिस्टम पर रिलाई करते थे। फाइल सिस्टम जो होता था ना वो बहुत ओल्ड और बहुत उसमें ना मतलब वो उतना एफिशिएंट नहीं होता था। अगर आपको कोई फाइल निकालनी है, कोई डेटा निकालना है, कोई पर्टिकुलर रो ढूंढनी है तो फिर आपको मल्टीपल फाइल्स चेक करनी पड़ती थी, डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा होती थी, डेटा रिडंडेंट हो जाता था, एफिशिएंट नहीं होता था, फास्ट नहीं होता था, बहुत स्लो होता था वो सिस्टम। तो उन सब चीज़ों को रिप्लेस करने के लिए हम लेके आए अपना एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि SQL वगैरह के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो डेटाबेस जो है वो ऑर्गेनाइज कलेक्शन है डेटा का जो कि डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया जाता है, मैनेज बाय DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो डेटाबेस क्या है? डेटा मतलब जहाँ पे डेटा को एकदम रखा जाए वो डेटाबेस हो जाएगा। ठीक है, बाकी DBMS क्या है? DBMS वो सिस्टम है जो कि डेटा को मैनेज कर रहा है। ठीक है, डेटाबेस जहाँ पे डेटा स्टोर है और DBMS वो सिस्टम है जो कि डेटा को मैनेज कर रहा है। अब इसमें बहुत अलग अलग तरीके से DBMS एग्जिस्ट करते हैं। जो हम पढ़ रहे होंगे वो है सिर्फ MySQL, हम सिर्फ MySQL के बारे में ही पढ़ रहे होंगे आगे। बाकी कई जगह पे डेटाबेसेस में हम PostgreSQL और Oracle वगैरह भी यूज़ करते हैं। ठीक है, मेनली PostgreSQL बहुत यूज़ होता है, बहुत प्रेवलेंट है, राइट। अगला है हमारा जैसे कि आपका एग्जांपल में आपका स्कूल का जो डेटाबेस होगा जिसमें सारा का सारा सब कुछ चीज़ें होंगी, स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स, मार्क्स, स्टूडेंट ID या फिर और भी कोई डिटेल्स होंगी, वो सारा का सारा स्टूडेंट का डेटाबेस होगा, स्कूल डेटाबेस होगा जिसमें स्टूडेंट, टीचर, फीस, एग्जाम रिजल्ट सब कुछ आ जाएगा। अब इसमें हमें सबसे बड़ी बात है कि डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो सबसे स्टार्टिंग में बात करें तो फिर डेटाबेस तो पहले यूज़ होता ही नहीं था, है ना। डेटाबेस वगैरह कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था। बाद में जब चीज़ें सिस्टमाइज होने लग गई तो हम पेपर डेटा मैनेजमेंट करने लगे, मतलब कागजी तरीके से सब कुछ करने लग गए। एक लेवल और आगे आए, जब कंप्यूटर्स इनिशियली आ ही रहे थे तब हमने फाइल्स पे शिफ्ट करना स्टार्ट किया। धीरे करके हम फाइल बना रहे थे कंप्यूटर पे, फोल्डर्स वगैरह अलग अलग करके वहाँ पे हम डेटा स्टोर करने लग गए। एंड फाइनली आज के टाइम पे हम डेटाबेस जो है वो MySQL वगैरह जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स का यूज़ करते हैं, DBMS का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारी डुप्लीकेसी बहुत कम होती है ना। हो सकता है कि कभी कभी अगर आप फाइल सिस्टम में वर्क कर रहे हो तो फिर एक ही रो के लिए आपने 2 स्टूडेंट दे दिए, या फिर डुप्लीकेसी हो गई, यूनिक वैल्यूज़ नहीं है, सेट करना डिफिकल्ट है, एक्सेस करना डिफिकल्ट है, तो फिर वो सब चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हो जाती हैं। तो एफिशिएंटली है और डुप्लीकेसी कम होती है, फास्ट रिट्राइवल और डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, ऑब्वियसली, राइट। नेक्स्ट तुम्हारा है रिलेशनल डेटा मॉडल। क्या होता है रिलेशनल? मतलब यार जिसमें हम एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ रिलेट कर पाए, रिलेशंस बना पाए, जिस भी टेबल में हम, है ना, जिस भी डेटा में हम रिलेशंस क्रिएट कर पाए कि इसका रिलेशन इसके साथ है, उसका रिलेशन उसके साथ है, ये है वगैरह वगैरह। तो ये EF कॉड नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस ऐसे ही बता रखा है। और डेटा स्टोर्ड इन टेबल्स, रिलेशंस। अब ये रिलेशंस होते क्या है? रिलेशंस देखो आगे जहाँ पे भी हम रिलेशंस की बात कर रहे हैं, रिलेशंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ टेबल्स से है। ठीक है, यू डोंट नीड टू थिंक मच। जो टेबल्स हैं उन्हीं को ही हम रिलेशंस बोल रहे हैं। मतलब इस टेबल, एक ये टेबल बना दी मैंने जहाँ पे मैंने 2 स्टूडेंट्स का डेटा रख दिया, स्टूडेंट ID और मार्क्स रख दिया 2 स्टूडेंट के, तो दैट्स इट, ये रिलेशन है। ठीक है, दिस इज अ रिलेशन। मतलब टेबल वर्ड की जगह पे हम डायरेक्टली रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकते हैं रिलेशन की, राइट। अब रिलेशन में जो होता है हमारा वो होता है रोज और कॉलम्स। ये रोज और कॉलम्स तो बेसिक है, हमें पता है कि रोज क्या होता है। रोज मतलब ऐसे ऐसे ये रोज होती हैं और कॉलम्स मतलब ऐसे ही 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, राइट। आगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे हम। रोज को हम टपल्स भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो ये सिंगल लाइन जो है ना, ये वाली अकेली लाइन, यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियसली बहुत बार पूछा गया है। तो ये तो मुझे लगता है कि हर एक को पता होना चाहिए, तुम्हें एग्जाम से पहले तक या फिर पता होना ही चाहिए। रिलेशंस, टेबल्स दोनों एक ही चीज़ हैं, रोज और टपल्स दोनों एक ही चीज़ है। अब देखो ये टपल लिखा हुआ है बट तुम इस टपल को ना कंफ्यूज मत कर देना।
ठीक है। काइंड ऑफ तुम समझ भी सकते हो, जैसे कि टपल में एक डेटा स्टोर रखा होता है, दिस मतलब स्टूडेंट नेम, मार्क्स और स्टूडेंट आईडी, मान लो एक टपल बना दिया, तो काइंड ऑफ तुम ऐसे इसको इमेजिन कर सकते हो कि रो को टपल के साथ एसोसिएट कर सकते हो। बट इन दोनों को दिमाग में क्लियर रखना कि जो वो वाला टपल है वो राउंड ब्रैकेट्स में एक डेटा टाइप एज की तरह यूज होता है, और यहाँ पे जो टपल है वो हम रोज के लिए, नाम के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, एज अ रोज नेम, ठीक है। अगला हमारा कॉलम्स, कॉलम्स यानी कि अलग अलग टाइप के कॉलम्स, तो स्टूडेंट आईडी कॉलम, मार्क्स कॉलम, नेम कॉलम, और भी बहुत सारे कॉलम्स क्रिएट किए जा सकते हैं, और इनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। तो दो तीन चीज़ें हमने यहाँ पे समझ ली, टेबल्स को हम रिलेशंस बोलते हैं, रोज को हम टपल्स बोलते हैं, और कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ईच टेबल रिप्रेजेंट्स वन एंटिटी, हर एक टेबल कोई एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर जैसे कि टीचर या फिर स्टूडेंट या फिर टीचर, उल्टा हो गया, स्टूडेंट या फिर टीचर, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक को रिप्रेजेंट करता है। अब की टर्म्स, अगेन मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिवली फिर से दे दिया। सारी की सारी कंप्लीट टेबल जो है ना, मैं कह रहा हूँ यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन सीधा बनेगा। तुम इस टेबल को, पूरी तो आनी, इस पूरी टेबल को यहाँ तक, ये वाली जो टेबल है, डिग्री, कार्डिनलिटी, डोमेन, टपल, एट्रीब्यूट, रिलेशन, ये तुम्हें अच्छे से पढ़ के रखनी है, ठीक है। अच्छे से मतलब अच्छे से, किसका क्या मतलब होता है, रिलेशन का क्या मतलब है, टेबल इन द डेटाबेस, जो एक टेबल है वही सेम चीज़ बताई मैंने। एट्रीब्यूट कॉलम, टपल रो, डोमेन मतलब द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर एट्रीब्यूट। डोमेन होता क्या है, किसी एक जगह पे, किसी एक कॉलम में, किसी एक रो में पर्टिकुलर जितनी भी वैल्यूज पॉसिबल हैं उन सबको डोमेन में काउंट करा जाता है। अगर तुमने सेट्स चैप्टर पढ़ा है मैथ्स का, तुम्हारे पास अगर मैथ्स और तुमने सेट पढ़ा है, तो वहां पे जो तुमने डोमेन पढ़ा था कुछ वैसी ही चीज़ यहाँ पे ये है ना। डोमेन और रेंज वगैरह तुमने वहाँ पे पढ़ा होगा, तो वही चीज़ है। सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट के लिए जो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है, जितनी भी वहाँ पे वैल्यूज आ सकती हैं, उसको हम डोमेन कहते हैं। मान लो रोल नंबर जो है वो इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स में क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, हमने सेट कर दिया, 1 से लेकर 500 तक की वैल्यूज आ सकती हैं, तो ये हमारा डोमेन हो गया। और डिग्री क्या है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन, कितने एट्रीब्यूट। अब देखो एट्रीब्यूट्स मतलब तुम्हें समझ जाना है, एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम, तो डिग्री क्या होती है कि कितने कॉलम है किसी भी एक रिलेशन में। अब रिलेशन मतलब टेबल, इनको खुद से दिमाग में ना एसोसिएट करने लग जाओ। रिलेशन मतलब टेबल, तो तुम रिलेशन को टेबल वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो, और एट्रीब्यूट मतलब कॉलम, तो तुम एट्रीब्यूट वर्ड को कॉलम से रिप्लेस कर सकते हो। तो डिग्री क्या है, नंबर ऑफ कॉलम इन अ टेबल, तो यानी कि एक टेबल में कितने कॉलम हैं उसको हम डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कि अगर कोई एक टेबल है जिसमें कि मैंने स्टूडेंट आईडी, नेम और मार्क्स ऐसे करके 3 चीज़ें डाल रखी, स्टूडेंट आईडी, नेम, मार्क्स, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, बिकॉज देयर आर 3 एट्रीब्यूट्स, 3 कॉलम्स। जैसे कि एग्जांपल भी दे रखा है, स्टूडेंट नाम की टेबल है जिसमें कि नेम, रोल नंबर, क्लास, 3 चीज़ें दे रखी है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है। काउंट कॉलम्स, कॉलम्स को काउंट कर दो और आपका काम हो जाएगा। कार्डिनलिटी सेम जैसे कि यहाँ पे एट्रीब्यूट के लिए है, ऐसी यहाँ पे टपल्स के लिए है। अब टपल्स तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, टपल्स मतलब रोज है ना, तो और रिलेशन मतलब टेबल्स। तो नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, एक टेबल में कितनी रो है, मतलब कितने डेटा हैं, एक स्टूडेंट का, 2 स्टूडेंट का, 3 स्टूडेंट का, 4 स्टूडेंट का, जितने स्टूडेंट का डेटा होगा वही उसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी। अ स्टूडेंट हैज़ 50 रोज, स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट यानी कि टेबल का नाम है, ठीक है। अगर टेबल में हमारी 50 रोज हैं तो कार्डिनलिटी भी 50 हो जाने वाली है। तो जितनी ज़्यादा रोज होंगी वही उसकी कार्डिनलिटी होगी। किसी में 5 रो है तो 5 कार्डिनलिटी, 10 रो तो 10 कार्डिनलिटी, बट जितने ज़्यादा कॉलम्स होंगे उतनी ज़्यादा उसकी डिग्री होगी। तो अब देखते हैं कीज़ इन रिलेशनल मॉडल। देखो यहाँ पे यार मेजर सिर्फ 4 ही कीज़ हैं तुम्हारी। पहली है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का क्या मतलब है, यानी कि वो कीज़ हैं जो कि कुछ 1-2 कॉलम्स को मिला के वो यूनिकली आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। मतलब कि अगर मान लो मैंने 2 कॉलम्स ले लिए, एक तो देखो वो है अगर वो एक में ही सिर्फ अपने आप में ही खुद को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है तो वो कैंडिडेट की बन सकती है। यानी कि वो सारी कीज जो कि अपने आप को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हैं और नॉट नल बन सकती हैं, नॉट नल है, उनको हम कैंडिडेट की बोल सकते हैं। मतलब कि अगर 2 एट्रीब्यूट्स ऐसे मुझे मिल जाएं जिनको अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो दोनों को देखने के बाद मेरा जो फाइनल होगा वो सब में यूनिक होगा। यानी कि अगर इसको और अच्छे से समझे तो देर आर ऑलमोस्ट निल चांस है कि नेम और फ़ोन नंबर सेम होगा 2 स्टूडेंट्स का, है ना। नेम और फ़ोन नंबर सेम होने के चांसेस एकदम 0 हैं। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, नेम और फ़ोन नंबर को हम क्या कर सकते हैं, एज अ कैंडिडेट की बना सकते हैं। तो मतलब जब हम 2 कॉलम्स को मिक्स करके, या फिर एक सिंगल कॉलम भी अपने आप में कैंडिडेट की बन सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि भैया आपको 2 ही चाहिए, 3 कॉलम्स भी बन सकते हैं। तो यानी कि जब भी आपको मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके एक ऐसी की बना पा रहे हो जो नॉट नल प्लस यूनिक है, देन इट कैन बी कॉल्ड एज अ कैंडिडेट की। एग्जाम्पल में समझो, मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल।
रोल नंबर अपने आप में अकेला अगर रोल नंबर है तो वो खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि एक स्टूडेंट का अगर रोल नंबर 10 है तो दोबारा किसी का रोल नंबर 10 नहीं हो सकता, और रोल नंबर किसी का भी नल नहीं हो सकता। किसी ना किसी हर एक स्टूडेंट के पास एक ना एक रोल नंबर होगा ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी का स्टूडेंट का रोल नंबर नल है, राइट। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि आप नेम प्लस फ़ोन नंबर उठा लो, किसी भी स्टूडेंट का नेम और फ़ोन नंबर दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक है। और अगर ये सेम है तो यहाँ पे हम इसको कैंडिडेट की नहीं बना सकते, समझ रहे हो। तो हमें ऐसे 2 का लेना है या फिर ऐसे 3 एट्रीब्यूट्स लेने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स लेने हैं जो कि हमारा यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। अब ये देखो टेबल के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है किसी टेबल में नेम और फ़ोन नंबर सेम दे रखे हों। अगर इन केस किसी भी एक टेबल में एक अलग अलग रोज बनी हुई है और दोनों में नेम और फ़ोन नंबर दोनों रोज का सेम है, तो उस केस में यू कांट टेक इट एज अ कैंडिडेट की। और अगर किसी टेबल में रोल नंबर सेम हो गया, जस्ट अज्यूम कर लो रोल नंबर सेम हो गया, देन इट कैन नॉट बी टेकन एज कैंडिडेट की। कैंडिडेट की सिर्फ वही होगा जो पहले तो नॉट नल हो और दूसरा यूनिक हो। इंपॉर्टेंस क्या है, मल्टीपल कैंडिडेट की पॉसिबल। यहाँ पर हम एक से ज़्यादा कैंडिडेट कीज रख सकते हैं और इवन रखी भी जाती है, ठीक है। अब इन्हीं कैंडिडेट की में से मान लो तुमने 2 कैंडिडेट की सोची या फिर 3 कैंडिडेट्स की सोची, जितना भी तुमने सोची, अब उन्हीं को ही तुम उन्हीं में से एक तुम प्राइमरी की बना दोगे, ठीक है। अब ये वो की है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिलाई किया जाएगा। जब भी कोई इशू होगा, जब भी कोई बात होगी, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी की क्या है इसकी। मान लो कि किसी एक स्टूडेंट का नाम, हमें किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो सबसे बेसिक चीज़ क्या हो सकती है, आप उसका स्टूडेंट आईडी ट्रैक कर लो। उसके मदद से क्या होगा, आप उसको इजीली कितने ही बड़े रिकॉर्ड में ढूंढ पाओगे आसानी से, ठीक है। हो सकता है कि अलग अलग क्लासेस में रोल नंबर सबका सेम हो सकता है, कि ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि एक क्लास में रोल नंबर 40 है तो दूसरे क्लास में रोल नंबर 40 नहीं है। एग्जिस्ट करता है ऑब्वियसली ना, बट स्टूडेंट आईडी सबकी अलग अलग होती है। तो वो चीज़ ध्यान में रख के तुम इसको प्राइमरी की बना सकते हो, जिसको कि यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। और ये जो प्राइमरी की होती है इसी में से ही बनती है, कैंडिडेट की में से ही। तो यानी कि देयर इज ऑलवेज अ कंपल्शन दैट अगर कोई की प्राइमरी की है तो वो की कैंडिडेट की ज़रूर होगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को हमने प्राइमरी की बना दिया बट इट इज़ नॉट अ कैंडिडेट की। अब जिस की को हमने प्राइमरी की बना दिया उसके अलावा कोई की बच गई होगी कैंडिडेट की में, है ना, जिसको कि हमने बनाया कुछ नहीं बनाया, वो बस कैंडिडेट की रह जाएगी। तो उस केस में वो वाली की को जो कि प्राइमरी की बन तो सकती है बट हमने उसको बनाया नहीं है, उसको हम ऑल्टरनेट की बोल देते हैं। समझते हैं थोड़ा सा क्या है, ध्यान से समझो। एक कैंडिडेट की है, इनके अंदर वो वैल्यूज़ हैं जो कि प्राइमरी की बन सकती हैं, एलिजिबल हैं, अपनी एलिजिबिलिटी शो कर रही हैं कैंडिडेट की कि भाई मैं तो बन सकता हूँ, बन सकती हूँ। इनमें से तुमने कहा कि यार ठीक है, 3 हमारे पास हैं, 3 लोग हैं एलिजिबल, क्योंकि वो कैंडिडेट की तो ऑलरेडी हैं बट 3 लोग इनमें से एलिजिबल हैं जो कि कैंडिडेट की बन सकते हैं, बन गए हैं। तो वो अब इनमें से ही मैं कोई एक को उठाऊंगा और उसको मैं प्राइमरी की बना दूंगा कि लीजिए आप प्राइमरी की बन गए। प्राइमरी की होने का क्या मतलब है कि इस पूरी कैंडिडेट की में से ये वाली की को सबसे पहले उठाया जाएगा, इसी वाले की को पिक किया जाएगा। कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी दिक्कत आ रही है, सबसे पहले हम प्राइमरी की को उठाएंगे, वहां से ही उसके रिलेशंस वगैरह बनाएंगे। क्या बात क्लियर है। अब जब उस प्राइमरी की को हमने उठा लिया, इन 3 कैंडिडेट की में से, पॉसिबल कैंडिडेट की में से हमने एक को उठाया और उसको प्राइमरी की बना दिया। अब ऐसा नहीं है कि वो कैंडिडेट की में नहीं आ रही, वो भी कैंडिडेट की का पार्ट है, बट हाँ उसको हमने एज अ डिफरेंट प्राइमरी की बना दिया। अब जो वो 2 बच गए ना, वो दोनों के दोनों ऑल्टरनेट की का पार्ट अपने आप बन जाएंगे। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि प्राइमरी की प्लस ऑल्टरनेट की इज इक्वल टू कैंडिडेट की, ठीक है। जब आप प्राइमरी की को भी उठा लो और ऑल्टरनेट की को भी उठा लो तो फिर वो दोनों के दोनों किसका पार्ट है, एज अ होल कैंडिडेट की का ही पार्ट है। आ गया समझ में, बहुत ईजी था। तो अदर्स कैंडिडेट की नॉट चूजन एज प्राइमरी इज कॉल्ड ऑल्टरनेट की। जैसे कि नेम और फ़ोन नंबर भी हमारा बन सकता था, यहाँ पे दिख रहा है ना, नेम और फ़ोन नंबर भी बन सकता था कैंडिडेट की, बट हमने रोल नंबर को नेम और फ़ोन नंबर भी बन सकता था प्राइमरी की, बट हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया। तो उस वजह से जो दूसरा बचा हुआ नेम और फ़ोन नंबर था वो हम ऑल्टरनेट की में डाल देंगे। ये हमारी बैकअप कीज़ है जिनको कि हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर कोई भी दिक्कत आ गई रोल नंबर के साथ तो फिर हम बैकअप कीज़ को यूज़ करेंगे, राइट। फॉरेन की यार ये भी कुछ अलग नहीं है, ये वो एट्रीब्यूट है जो कि दूसरी टेबल के प्राइमरी की को रेफर कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर स्टूडेंट डॉट क्लास टीचर इज रेफरिंग टू टीचर डॉट TID, ये स्टूडेंट का जो क्लास टीचर है ना, स्टूडेंट डॉट क्लास टीचर, ये किसको रिलेट कर रहा है, टीचर टेबल में जो TID है उसको रिलेट कर रहा है। मतलब कि ऐसा समझो कि एक ही टेबल का अगर कोई एक कॉलम दूसरी किसी टेबल के साथ लिंक हो रहा है, दूसरी टेबल के साथ लिंक क्रिएट कर रहा है, देन इट विल बी सेड एज फॉरेन की। वो वाली की को हम फॉरेन की बोलेंगे। तो डेफिनेशन याद रख सकते हो, एट्रीब्यूट इन वन टेबल दैट रेफर्स टू प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। किसी एक टेबल का
वो एट्रीब्यूट जो कि किसी दूसरी टेबल के प्राइमरी एट्रीब्यूट को रेफर कर रहा हो, प्राइमरी की को रेफर कर रहा हो, उसको हम फॉरेन की बोलते हैं। मेंटेन रिलेशंस अक्रॉस टेबल्स, तो अक्रॉस टेबल्स हम यहाँ पे रिलेशंस को मैनेज कर पाएंगे। मतलब सेम अगर कोई एक आईडी है उसको हम दूसरे आईडी के साथ लिंक कर पाएंगे, तो इससे क्या होगा, हम एक टेबल से दूसरे टेबल का डेटा कनेक्ट कर पाएंगे। हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस टेबल में इस स्टूडेंट आईडी के साथ नेम एसोसिएटेड है, तो हमने क्या किया, उसी स्टूडेंट आईडी को ढूंढा कि वो एड्रेस वाली टेबल में क्या है। तो स्टूडेंट आईडी तो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रही है और वो फॉरेन की है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी से हमें नेम मिला, उसी स्टूडेंट आईडी का यूज करके हम दूसरी टेबल में उसका एड्रेस ढूंढ लिया, उसकी क्लास ढूंढ ली। तो ये क्या है, अक्रॉस टेबल हम इनमें कनेक्ट कर सकते हैं, अक्रॉस टेबल हम डेटा इजिली ढूंढ सकते हैं। रियल लाइफ एनालॉजी जैसे कि हमारा थिंक कॉलेज एडमिशन रजिस्टर, टेबल रिलेशन क्या होता है, हमारी टेबल होती है, राइट। तो इसमें सारा सारा रिकॉर्ड होगा, एट्रीब्यूट कॉलम, बस तुम्हें ये चीज़ें ना बहुत ध्यान से याद रखनी है कि रिलेशन क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, टपल क्या है, डोमेन और फॉरेन राइट, यही सब चीज़ें से ये क्वेश्चन तुम्हारा आ रहा होगा डायरेक्टली, और कुछ भी नहीं आ रहा होगा। मान लो स्ट्रीम कोड इन स्टूडेंट टेबल लिंकिंग टू स्ट्रीम्स इन फॉरेन टेबल, ठीक है, स्ट्रीम्स फॉर टेबल। तो वही चीज़ है, एक टेबल का जो डेटा एट्रीब्यूट है वो दूसरे टेबल की प्राइमरी की के साथ लिंक हो रहा है, रेफर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड हम एज अ फॉरेन की। आई होप बात समझ में आ चुकी होगी। अब एक बहुत सिंपल सा प्यारा सा इसमें टेबल का कोड दे रखा है, बट मैं तुम्हें थोड़ा बहुत DBMS के बारे में और समझाना चाहूँगा। अब देखो यार, ये क्या होता है भैया, ये होता है हमारा MySQL का कमांड क्लाइंट सर्वर, ठीक है, जिसमें कि हम डायरेक्टली MySQL के साथ रिकॉर्ड बना सकते हैं, डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं और ईजिली फाइल वगैरह DBMS सीख सकते हैं। देखते हैं, सबसे पहली कमांड जो तुम्हें पता होनी चाहिए, दैट इज शो डेटाबेसेस। भैया अभी करंटली क्या डेटाबेसेस हैं, ठीक है, शो डेटाबेसेस। हर एक क्वेरी के एंडिंग में तुम सेमी कॉलन लगाओगे, ये कंपलसरी है, अगर वो नहीं लगाओगे तो फिर तुम्हारा कुछ भी वो वर्क नहीं करेगा। लेट सपोज अगर मैं इसमें सेमी कॉलन ना लगाऊं तो ये एंटर करके मुझे कुछ भी नहीं देगा, ये मुझे नेक्स्ट लाइन में भेज देगा, ठीक है। मुझे ज़रूरी है कि मैं इसके पीछे से ही सेमी कॉलन लगाऊं। बट हाँ, एक और ऑप्शन है, मान लो तुमने नेक्स्ट लाइन टैप कर दिया, अभी भी तुम चाह रहे हो कि करना है, तो अभी फिर भी तुम इसमें एक ऐसे करके सेमी कॉलन लगा सकते हो और वो डेटाबेस तुम्हारे पास आ जाएगा। जितने भी डेटाबेसेस तुमने क्रिएट कर रखे हैं अपने MySQL में, वो सारे के सारे तुम्हें शो हो जाएंगे। कंपनी, हॉस्पिटल, इंफॉर्मेशन स्कीमा, इंस्टीट्यूट, लॉ यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, MySQL, जो भी तुमने बनाया है वो सब कुछ शो हो जाएगा, राइट। दूसरी चीज़ तुम्हें समझ में आ गई, शो डेटाबेसेस पहली कमांड है, इसको ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। क्या कर रहा हूँ, डेटाबेसेस, राइट। शो डेटाबेसेस करा, सारे के सारे डेटाबेस आ गए। अब जिस भी डेटाबेस में तुम्हें जाना है, अब देखो ऐसे समझो, डेटाबेस, सबसे पहले तो डेटाबेसेस पॉसिबल है, डेटाबेसेस अलग अलग होते हैं। अब हर एक डेटाबेसेस के अंदर अपनी अपनी टेबल्स हो सकती हैं और उन टेबल्स के अंदर अपने अपने रोज, अपने अपने कॉलम्स सब अलग अलग हो सकते हैं। तो एक ऐसा ज़रूरी नहीं है इस पूरे के पूरे MySQL के सर्वर में तुम अलग अलग डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हो और उसमें हर एक डेटाबेसेस में अपनी अलग टेबल रख सकते हो। क्या बात क्लियर है? अब मान लो कि मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट वाली टेबल को मुझे यूज़ करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, यूज़ इंस्टीट्यूट, बस दैट्स इट। बाय द वे यहाँ पे कोई भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है ये, तो तुम जो भी लिखोगे वो चाहे कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता। अब तुम देखोगे यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्मॉल में लिखा हुआ है, बट अगर मैं इसको कैपिटल में भी रन करूँ तो अभी वो उसको कैप्चर कर लेगा। यूज़ इंस्टीट्यूट लिखा, डेटाबेस चेंज हो चुका है। हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम टेबल क्रिएट कर रहे हो कहीं पे भी MySQL तुमने अभी अभी खोला है, तो तुम्हें सबसे पहले शो डेटाबेसेस करना है और उसके बाद सिलेक्ट करना है अपना डेटाबेस। अगर तुम बिना डेटाबेस सिलेक्ट करे, यानी कि बिना ये यूज़ वाली कमांड के अगर तुम उसमें टेबल क्रिएट करने की ट्राई करोगे तो वो उसमें एरर देगा, बिकॉज उसको पता ही नहीं होगा कि किस डेटाबेस में आपको टेबल रखनी है। यूज़ इंस्टीट्यूट हो गया। अब मान लो यहाँ से डायरेक्टली ये जो टेबल का कोड है कि क्रिएट टेबल कैसे करते हैं, इसको हम SQL वाले में बहुत अच्छे से समझेंगे, बट अभी फिलहाल मैं डायरेक्टली तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। इसको पेस्ट कर देंगे एनीवे। अब यहाँ पे देखो मैंने सारा क्रिएट टेबल और स्टूडेंट, रोल नंबर, इंट, प्राइमरी की, नेम, क्लास, टीचर आईडी, फॉरेन की, और ये फॉरेन की कैसे बनाई है, रेफरेंसेस, टीचर TID, ये सब कुछ मैंने अभी फिलहाल जस्ट एक डेमो के लिए तुम्हें दे दिया है, समझा दिया है। अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो इसने बोल दिया टेबल स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट नाम की टेबल ऑलरेडी है। तो हमें एक चीज़ करनी चाहिए, दैट इज शो टेबल्स वाली कमांड। शो टेबल्स वाली कमांड क्या करेगी कि इस वाले डेटाबेस में, जो इंस्टीट्यूट वाला डेटाबेस है, इसमें कौन कौन सी टेबल्स एग्जिस्ट कर रही है, तुम्हें वो पता चल जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि ये वाली टेबल्स ऑलरेडी हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे, स्टूडेंट नाम की टेबल क्योंकि ऑलरेडी थी, तो फिर यहाँ पे ये वाली कमांड ने मुझे, क्योंकि मैं टेबल स्टूडेंट नाम से क्रिएट कर रहा था, इसने मेरे को एरर दे दिया। मैं स्टूडेंट के अलावा कोई सा भी नाम और रख सकता हूँ, मान लो, या फिर तो एक चीज़ और कर सकते हैं, ड्रॉप टेबल। मान लो अगर तुम्हें कोई टेबल हटानी है, ठीक है, स्टूडेंट, तो तुम इससे टेबल हटा सकते हो। और अभी फिलहाल मैं एक बार लेट सपोज मैं इसका डेटा देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या डेटा है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट,
बाय द वे एसक्यूएल का पार्ट है पूरा का पूरा, डीबीएमएस ऑलरेडी ओवर हो चुका है, तो ताकि थोड़ी सी कंटिन्यूटी तुम्हारी बन जाए इसलिए मैं थोड़ा बहुत चीज़ तो मैं यहाँ पे अभी बता रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये तुम्हारा देखो डेटा सारा का सारा आ गया। क्या क्या है, SID, नेम, कोर्स, एज, सेमेस्टर, तो ये सब कुछ तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस तरीके से हमारा डेटा है यहाँ पे। अब अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो फिर मैं ड्रॉप टेबल और क्या नाम है, स्टूडेंट ना, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखोगे कैन नॉट ड्रॉप टेबल स्टूडेंट रेफरेंस बाय अ फॉरेन की कंस्टेंट एनरोलमेंट ऑन टेबल एनरोलमेंट। ध्यान से समझो यहाँ पे यार एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट, बट कोई बात नहीं। जो एनरोलमेंट टेबल है ना वहाँ पे ये लिंक है डायरेक्टली, तो अगर तुम इसलिए इसको डायरेक्टली डिलीट नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें इसको डिलीट करना है तो तुम्हें पहले एनरोलमेंट टेबल को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसके साथ रेफरेंस हो रखी है। तो कुछ इस तरीके से हम रेफरेंसेस आगे बना रहे होंगे अपने एसक्यूएल वाले वीडियो में, ठीक है। आई होप तुम्हारी ये वाली वीडियो तुम्हें अच्छे से डीबीएमएस के लिए क्लैरिटी मिल गई होगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारे अगर तुम इंपॉर्टेंट पूछोगे, इसी वाली टेबल को अच्छे से पढ़ लेना। एक टेबल ये वाली पूरी की पूरी और दूसरी टेबल ये वाली, अगर तुमने इन दो टेबल को अच्छे से कवर कर लिया तो डीबीएमएस में तुम्हारे पूरे मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड नंबर 15 में, आई थिंक कोड यूज एपिसोड 15 में हम कर रहे होंगे एसक्यूएल का पार्ट 1, ठीक है। एसक्यूएल को 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, पहले पार्ट 1 करेंगे फिर पार्ट 2 करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर तुम लोग बाय द वे अगर तुम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो, 12 डेज लाइव क्रैश कोर्स पाइथन के बारे में तुम्हें पता होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, नहीं पता तो वेबसाइट से चेकआउट करो थोड़ा, ठीक है। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।